हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल पे। और रात 9 बजे हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए मेरे साथ। भाई आज मॉडल पेपर 4 को सॉल्व करना है और इसमें हिंदी व्याकरण का ये एक ऐसा टेस्ट होगा जो आपके दिमाग का ढक्कन खोल देगा। और देखते हैं कि आप उड़ती चिड़िया के कितने पर गिन लेते हो। तो यहाँ पर टोटल कितना क्वेश्चन होगा? 30। आपको नंबर कितना हासिल करना है? 25 के आसपास। अगर आप कर लेते हो तो यू आर जीनियस। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं ये टेस्ट। वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का, अमृतलाल नागर का, आचार्य चतुर्सेन या मैथिली शरण गुप्त। 4 ऑप्शन है भाई। जल्दी से लाइव चैट पे आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहां पर आज मैंने आपको एक थियरी क्लास दी थी सुबह में वर्णमाला के विषय में, तो एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल आप सबके सामने है क्वेश्चन नंबर 91। हिंदी में बहुत ही अच्छी तैयारी आप सबकी होने वाली है। आचार्य चतुर्सेन अगर आप जवाब लगाते हैं तो आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही होगा। जी हाँ दोस्तों, वैशाली की नगर वधू, ये मगध और वैशाली के बीच जो जनतंत्र का संघर्ष था उस पर आधारित वैशाली के पक्षधर थे आचार्य चतुर्सेन, और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास इसे माना गया है। ये 2 संस्करण में छपा था, 47-48। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल कृष्ण भट्ट। पहले गद्यकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको 1 नंबर सॉलिड करना है तो इसका सही जवाब देना होगा क्वेश्चन नंबर 92। जल्दी जल्दी आ जाइए भाई लाइव चैट पे, आप सब लोग सही जवाब दीजिए। 92 लल्लू लाल। जी हाँ दोस्तों, यहां पर अगर आप लल्लू लाल को लगाते हैं हिंदी के प्रथम गद्यकार में तो बी ऑप्शन सही होगा। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है भाई? प्रयोगवाद निराला, अज्ञेय, पंत या जयशंकर प्रसाद। देखिए निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और अज्ञेय है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पूरा नाम। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पंत जी हैं सुमित्रानंदन पंत। और जयशंकर प्रसाद। 4 ऑप्शन है, बताइए। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 में अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नाम आता है। प्रयोगवाद के संबंध में कवि बिहारी मुख्यतः कौन से रस के कवि हैं? बताइए। करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, वीर रस। कवि बिहारी। गागर में सागर है ना, अली कली सीसो विंध्यो, आगे कौन हवाल। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 94 में अगर हम बात करें तो कविवर बिहारी ज्यादातर श्रृंगार रस के कवि माने गए हैं। श्रृंगार रस। ठीक है, गागर में सागर भरने का काम किया है बिहारी ने। ठीक है, गागर में सागर भरा है बिहारी जी ने। अगला देखिए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। बताइए इस वाक्य में कौन सा रस है? तो अब जब किसी भी कविता में आप सभी लोगों को अगर आपसे पूछ ले कि रस क्या है तो वहां पर आपको उस कविता को पढ़ना है। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। अब यहां पर करुणा निधि कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, और सुदामा की दीन दशा, भाई शीस पगा न झगा तन पे, तो वही हाल है जब सुदामा जी कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं तो भगवान बहुत रोते हैं उनकी हालत देख के। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि करुण रस की ये कविता है। करुण रस, करुणा का भाव। जहां पर करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। और जिस कविता को पढ़ने से, उसके अर्थ को समझने से, उसके रसास्वादन करने से आपका मन शोक से भर जाए। अब सुदामा की दीन दशा के बारे में
कवि ने जो वर्णन किया है इसे पढ़कर आपका हृदय भी शोक से भर जाएगा और फिर वहां पर होगा करुण रस। बिल्कुल दूसरा विकल्प सही जवाब होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? शिल्पगत आधार पर दोहे का जस्ट उल्टा या कह लीजिए विपरीत छंद, रोला चौपाई सोरठा बरवय। क्वेश्चन नंबर 96 में सोरठा, ये जो है सोरठा जो है, देखिए यहां पर दोहा में पहला और तीसरे चरण में 11-13 है ना, और सोरठा में क्या होता है 13-11। तो इस तरह से दोहा का जो उल्टा छंद बना वो सोरठा बना। ठीक है, सोरठा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड लेट मी चेक, ये क्वेश्चन की स्लाइड क्लियर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 के बाद 98 देखेंगे। फूले कांस सकल मही छाई, जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें कौन सा अलंकार है बताइए? फूले कांस सकल मही छाई, जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यमक श्लेष रूपक या उत्प्रेक्षा बताइए। फूले कांस सकल मही छाई। अब अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे तो यहां पर कौन सा जवाब निकल के आ रहा है बताइए? क्वेश्चन नंबर 98 है आपकी स्क्रीन पर। सही जवाब होगा दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। मैंने कहा है ना, जहां पर जनु जानो मनु मानो, जनहु जानहु मनु मानो, तो वहां पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार रखते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ये इसकी वजह से यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार निकल के आया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? संदेशन मधुबन कूप भरे, रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति या अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 99 में अगर मैं बात करूं तो संदेशन मधुबन कूप भरे, यहां पर बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है ना, संदेशनी। तो यहां पर देखिए अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर किसी बात को बहुत ज्यादा एग्जैगरेशन कर दिया जाए, बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ा करके दर्शाया जाए, जो चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, कुछ उस तरह की चीजें अगर दिखाई जाए तो वहां पर हम अतिशयोक्ति अलंकार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरबोल। ठीक है, अगला देखिए, अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? सॉरी, अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अधिक, सामीप्य, पीछे या और। क्वेश्चन नंबर 100 है आपकी स्क्रीन पर, बताइए अति उपसर्ग का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 100 है, बताइए। 100 में सही जवाब होगा पहला ही विकल्प। अति उपसर्ग का मतलब हुआ अधिक या बाहुल्य। ठीक है, अधिक या बाहुल्य। तो अगर मैं कहूं कि अति दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र, तो ये बहुत ज्यादा बाहुल्य हुआ। ठीक है, तो यहां पर 100 का पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण, तो देखिए जब भी आपको उपसर्ग निकालना हो तो यहां पर चारण जो है मूल शब्द है और उत जो है ये क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो यहां पर उच्चारण, उत प्लस चारण इक्वल टू उच्चारण निकल के आया। तो सी ऑप्शन अगर लगा देंगे तो भाई 1 नंबर आपका जो है वो एकदम सॉलिड निकल के आ जाएगा। 101 में बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला देखिए, जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय। देखिए समास का क्वेश्चन जब भी कभी आ जाए आपके स्क्रीन पर, आपको पहले
शब्द को देखना है। जैसे क्या है, जलमग्न यानी जल में मग्न, जल में डूबा हुआ, मग्न या डूबा या जल में डूबा हुआ। तो यहां पर में, पे, पर है ना, तो ये क्या होगा, कारक विभक्ति की वजह से यहां पर क्वेश्चन नंबर 102 में तत्पुरुष समास होगा। द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों में परस्पर विरोधाभास होता है। जैसे माता पिता, दिन रात। अव्ययी भाव में शुरू का जो पद रहता है वो अव्यय रहता है, यानी जिसका व्यय ना हो। शुरू में स्टार्टिंग में उपसर्ग टाइप का लगा रहता है, उसका व्यय ना हो का मतलब यह है कि कर्ता के लिंग वचन और क्रिया के हिसाब से वो नहीं बदलेगा, है ना। जैसे प्रतिदिन, अब यहां पर प्रतिदिन की बजाय प्रति रात हो जाए तब भी प्रति वैसा ही रहेगा, प्रति का भाव नहीं बदलेगा, प्रति का व्यय नहीं होगा। और कर्मधारय में विशेषण विशेष्य वाला संबंध होता है, ये आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धनंजय में कौन सा समास है। धनंजय, अब भाई धनंजय किसको कहा जाता था, अगर आप ये समझते हैं तो धनंजय अर्जुन के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। और सी ऑप्शन यानी बहुब्रीहि समास, ठीक है। अर्जुन, तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति या देश की भक्ति। क्वेश्चन नंबर 104, अब कौन सा समास निकल के आएगा, तो मैंने आपको बताया है ना क्वेश्चन नंबर 104 में यह भी तत्पुरुष समास होगा, जहां पर कारक विभक्ति मिले आपको, विग्रह करने पर कारक विभक्तियां मिले विग्रह में, तो वहां पर नो डाउट, एकदम कोई डाउट ही नहीं है कि तत्पुरुष समास होगा, चाहे वो कारक की कोई भी विभक्ति निकल के आ जाए। सींग शब्द का तत्सम क्या होगा, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, यानी सींग तद्भव है, सींग क्या है, तद्भव है, सॉरी सींग गा। तो यहां पर श्रृंग, शिंग, श्रृंग, सिंग, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 105 बताइए, आप सबका लाइव चैट पे जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसा ही आपको परीक्षा में भी सही उत्तर लगाना है और सही नंबर लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 105, श्रृंग, ये वाला एकदम शुद्ध है और सही तत्सम होगा। श्रृंग जो है ये सींग, पशुओं के सिर पे जो सींग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुदरी का तत्सम रूप क्या होगा, मुदरी, इसका तत्सम रूप क्या है, मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका या मुदरिका, बताइए। क्वेश्चन नंबर 106 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, बताइए। एक ही शुद्ध शब्द निकल के आ रहा है और वो है डी ऑप्शन, मुद्रिका, मुदरी, इसका तत्सम रूप होगा मुद्रिका और इसे मुंदरी बाद में कह दिया गया जो है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, कुक्कुर, कुत्ता, पिल्ला, कुकूर। तो भैया तत्सम यानी संस्कृत का शब्द, संस्कृत से मिलता जुलता शब्द, तो पहला ही ऑप्शन कुक्कुर जो है ये कुत्ता का तत्सम शब्द होगा, कुक्कुर तत्सम है। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, प्राची पर्यायवाची, प्राचीन, प्रकृत, पूर्व या प्रज्ञा। 4 बहुत ही बढ़िया और सॉलिड ऑप्शन है आपके सामने, देखते हैं आपके दिमाग की बत्ती जलती है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 108, पूर्व, प्राची का मतलब हुआ पूर्व, सी ऑप्शन ये इसका पर्यायवाची निकल के आएगा, यानी उसी प्रकार का सिनोनिम्स। सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, सोना, गोल्ड, है ना। हाटक, हेम, जात रूप, उरोज। क्वेश्चन नंबर 109, हाटक, हेम और जात रूप तो है, लेकिन उरोज जो है ये नहीं है। सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, डी ऑप्शन के लिए जाएंगे, चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अमर शब्द, इसका विलोम देखिए, अमर का मतलब हुआ जो कभी ना मरे, अमर है ना, कभी ना मरने वाला। तो अमर का विलोम शब्द यानी इसका उल्टा हमें करना होगा, तो मृतक, मृत्यु, मरण और मर्त्य, ये 4 ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है। भाई कंफ्यूज कर रहा है ना, कर रहा है पक्का,
चलिए बताइए फिर ABCD में से नंबर आपको मिलेगा या नहीं, ये आपका उत्तर डिसाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 110 जवाब होगा यहां पर भाई मर्त्य, है ना। अमर का उल्टा होगा मर्त्य। मृतक, मृत्यु, मृत्यु का तो मेरे हिसाब से जीवन होना चाहिए, जीवन मरण होता है ना ये। चलिए परुष का विलोम क्या होगा? कोमल, उदार, प्राकृतिक या कमल। क्वेश्चन नंबर 111 परुष। तो देखिए परुष का विलोम शब्द होगा, देखिए परुष का मतलब होता है बहुत ही कठोर, है ना, और इसका उल्टा होगा कोमल यानी सॉफ्ट, ठीक है। तो सॉफ्ट के लिए जाएंगे, कोमल के लिए जाएंगे। व्याप्त में कौन सी संधि है? व्याप्त, वी धन आप, व्याप्त में कौन सी संधि होगी? गुण, दीर्घ, यण या अयादि। क्वेश्चन नंबर 112। तो यहां पर दोस्तों या, वा और रा, देखिए छोटी ई और बड़ा आ मिल करके क्या बना? या बन गया ना। तो यहां पर यण संधि, या व रा जहां पर आए रिजल्ट में, मैंने आपको ट्रिक भी बताया है संधि का, ठीक है। तो ये यण संधि का एग्जाम्पल होगा। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्गुण। पहली बात तो इसका विलोम होगा निर्गुण का सगुण। और यहां पर तीसरा विकल्प देखिए निह प्लस गुण, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। क्या है? विसर्ग संधि का। ये यहां पर विसर्ग लगा हुआ है ना, निह प्लस गुण, निर्गुण निकल के आएगा, विसर्ग संधि है। घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? घड़ों पानी पड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 114 है आपकी स्क्रीन पर। घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? नहाना, कांपना, लज्जित होना या सर्दी लगना। क्वेश्चन नंबर 114। चलो तुम्हारे पर घड़ों पानी पड़ा मतलब लज्जित होना, शर्मिंदा होना, है ना। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित हो जाना, भाई लज्जित हो गया अगला आदमी। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द, जो व्याकरण का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, व्याकरणी, व्याकर्ता, व्याकरण या व्याकरणज्ञ। क्वेश्चन नंबर 115 में 4 ऑप्शन। जल्दी जल्दी आ जाओ लाइव चैट में भाई, सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, दबा के लाइक कर दो सारे लोग भाई। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका लाइक ही हमें एनर्जी देता है कि हम आगे आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस ला सके। 4 बजे की शाम की क्लास हो चाहे रात 9 बजे की मेहनत की क्लास हो, आप सभी के लिए सक्सेस, यही हमारी एक महत्वाकांक्षा है, ठीक है। तो ये चीज जो है आप सबके लिए, व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द क्या है? एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 115 सही जवाब होगा दोस्तों व्याकरण। सी ऑप्शन के लिए जाएंगे। ये यूपी टेट एग्जाम 2018 जूनियर लेवल का क्वेश्चन, जूनियर लेवल में आया था 6 to 8 में। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सबसे ज्यादा उचित तरीका क्या है? उनसे प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया को व्यक्त करना, परिचर्चा करना, या ये सभी? तो भैया नो डाउट ये सभी। आप उनसे प्रश्न भी पूछोगे, प्रतिक्रिया भी व्यक्त करवाओगे और परिचर्चा भी करोगे, डिस्कशन। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में किसको पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? किस प्रकार का पठन? व्यक्तिक, सस्वर, मौन या सामूहिक? अगर आप पढ़ने की संस्कृति के विकास करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, तो जवाब होगा दोस्तों यहां पर व्यक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इंडिविजुअल पठन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है कौन सा? मौखिक रूप से अभिव्यक्ति शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण। क्वेश्चन नंबर 118, तो यहां पर जवाब तो होगा भैया आशु भाषण। आशु भाषण होता क्या है? जैसे मैं तुमसे कहूं कि चलो अब जलवायु पर बोलो, मतलब तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक पे तुम्हें बोलना है, अचानक से एक टॉपिक आया और बस आपको उस पर जो है भाषण देना है, ठीक है। तो आशु भाषण के अंतर्गत ये चीज आती है, ठीक है। रैंडम टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर लेक्चर देना।
पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए वर्णमाला से, कहानी से, कविता से, अर्थपूर्ण सामग्री से। अब अगर आप पढ़ने का प्रारंभ बच्चे के कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 119 में, तो जाहिर सी बात है कि अर्थपूर्ण सामग्री से पढ़ने का प्रारंभ। अब यहाँ पर आप वर्णमाला मत समझिएगा, वर्णमाला जो है लिखने से प्रारंभ होता है। वर्णमाला हम बच्चे को का लिखाना शुरू करते हैं, खा लिखाना शुरू करते हैं, आ लिखाना शुरू करते हैं, ठीक है, वर्णमाला वहीं से प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अगर हम पढ़ने की बात करें तो अर्थपूर्ण सामग्री से प्रारंभ करना चाहिए, जिसका अर्थ भी बच्चा ग्रहण कर सके। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो शुभोपल नाम की एक ट्रिक है, ये है पढ़ना मतलब भाषाई कौशल। शु बो प ली, सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पर सुनना है, बो से बोलना है और ली से लिखना है, लेकिन पढ़ना नहीं है, हंसना है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा इसका? प्रमुख भाषाई कौशल। इसकी ट्रिक जो है, ये इस ट्रिक के माध्यम से आपने यहाँ पर सॉल्व किया और आप सभी भविष्य के शिक्षकों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। व्हाट्सएप नंबर पर ऐड हो जाइए 9452 26 74 92। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। घर बैठे बेहतरीन तैयारी के लिए अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर, और बढ़िया बेहतरीन नोट्स, टॉपिक वाइज लेक्चर्स, और इसके बाद एग्जाम तक की प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस सेट की तैयारी के लिए अपना नाम, जिला का नाम लिख करके भेज करके स्पेशल ग्रुप में एडमिशन करवा लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को हमारी रेगुलर क्लासेस, नोट्स और प्रैक्टिस सेट के PDF मिलते रहें। तो जय हिंद। आप सभी को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि भाई आप सभी को आज की जो क्लास है वो बढ़िया लगी होगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, अपना स्कोर नीचे वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि 30 में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।